हेलो फ्रेंड्स, हम जीव जगत का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर है कक्षा 11वीं के बायोलॉजी का। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको जीव जगत का वर्गीकरण 5 जगत में कैसे किया जाता है, 6 जगत वर्गीकरण का भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन दे दिया है। और पहला जगत हम मोनेरा पढ़ रहे हैं। मोनेरा जगत में जो जितने भी जीवाणु हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी है यानी कि नीले हरे शैवाल है, माइकोप्लाज्मा है, ये आते हैं। तो जीवाणु हम पढ़ रहे हैं। जीवाणु में मैंने आद्य जीवाणु यानी कि आर्की बैक्टीरिया आपको पढ़ा दिया है, जिसमें हमने देखा कि बहुत हार्श कंडीशन में, बहुत प्रतिकूल परिस्थिति वाले जगहों पे ये आद्य जीवाणु रहते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे इसमें यू बैक्टीरिया, यानी कि अब जो आधुनिक जीवाणु हैं वो कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है, ये हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है। हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति एवं एक कशाब यानी चल बैक्टीरिया द्वारा की जाती है। देखिए, जीवाणु की विशेषता क्या है। बहुत सारे जीवाणु रोग पैदा करते हैं, है ना। जीवाणु में कोशिका भित्ति होती है जो कि बनी होती है पेप्टाइडोग्लाइकॉन की यानी अमीनो शुगर्स की। और अगर जीवाणु में कशाभिका यानी फ्लैजेला पाई जाती है तो वो जीवाणु चल बीजाणु होती है। ठीक है। वैसे तो ये जो कशाभिका है ये या तो बैसिलस बैक्टीरिया में होते हैं या फिर जनरली स्पाइरलम बैक्टीरिया में होते हैं, कुछ वाइब्रियो बैक्टीरिया में भी हैं, लेकिन कोकस बैक्टीरिया में कभी भी फ्लैजेला यानी कशाभिका नहीं पाई जाती, वो गतिशील नहीं होते हैं। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नीले हरे शैवाल या ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषी स्वकोशी होते हैं। देखिए, ये चित्र बता रहा है। देखिए मैं आपको थोड़ा दिखा दूं पहले चित्र के बारे में, इसमें क्या दिया है। देखिए, ये नीले हरे शैवाल एक प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले जीव हैं, लेकिन इनके जो कोशिकाएं हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं इस तरह से, और ये लंबी लंबी थ्रेड्स बनाते हैं, एक लंबी तंतुनुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है। अब इनकी कुछ विशेष जो बातें हैं वो आप जान लीजिए। पहली बात ये कि ये थोड़े विकसित प्रकार के जीवाणु हैं। विकसित हमने इसलिए कहा क्योंकि जो जीवाणु हैं वो जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं उसमें वो ऑक्सीजन नहीं निकाल पाते हैं। क्यों? क्योंकि जीवाणु जो है अपने प्रकाश संश्लेषण में जल का यानी H2O का प्रयोग नहीं करता है, वो H2S का प्रयोग करता है। वे जीव, वे पौधे जो H2O का प्रयोग करते हैं उनके प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है क्योंकि वो H2O से निकलता है। लेकिन अगर हम H2S का प्रयोग करेंगे तो फिर सल्फर निकलेगा, न कि ऑक्सीजन। ठीक है। इसलिए जो जीवाणु हैं जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं वो सल्फर निकालते हैं, जनरली ऑक्सीजन नहीं निकालते हैं। लेकिन ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं ये थोड़े विकसित जीवाणु हैं। ये जब प्रकाश संश्लेषण करते हैं तब ये H2O का ही प्रयोग करते हैं और उससे ऑक्सीजन निकलता है। तो इस धरती पे जो सर्वप्रथम ऐसे जीव जो पैदा हुए, जो विकसित हुए, जो ऑक्सीजन पैदा कर सकते थे प्रकाश संश्लेषण से, वो नीले हरे शैवाल हैं। ठीक है। इनकी एक और बड़ी विशेषता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण आप सुने होंगे, जैसे राइजोबियम करता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या है? ये नाइट्रोजन को हवा से लेकर के अमोनिया बनाते हैं और सीधे पौधे को दे देते हैं या मिट्टी को दे देते हैं। इस प्रक्रिया को नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। इसके लिए इनके पास कुछ विशेष कोशिकाएं होती हैं इनकी तंतु में। जब इनके बहुत सारी कोशिकाएं आपस में जुड़ के तंतु बनाती हैं तो उस तंतु की कुछ कोशिकाएं स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं और उन कोशिकाओं को अपन हेट्रोसिस्ट कहते हैं। इस हेट्रोसिस्ट की दो विशेषता है। एक तो इसमें नाइट्रोजिनेस एंजाइम पाई जाती है, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए नाइट्रोजिनेस एंजाइम की आवश्यकता होती है। दूसरी ये कि इसकी जो कोशिका भित्ति है ये वो ऑक्सीजन के लिए इम्परमेबल होती है, वो अपारगम्य होती है। मैं आपको बता दूं कि नाइट्रोजन फिक्सेशन जिस एंजाइम के द्वारा होती है, नाइट्रोजिनेस एंजाइम, वो ऑक्सीजन के प्रति संवेदी होता है। मतलब अगर उसमें ऑक्सीजन चला जाए, उसमें ऑक्सीजन जुड़ जाए तो बेकार हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। इसलिए नाइट्रोजिनेस एंजाइम को ऑक्सीजन से बचाने की जरूरत पड़ती है। तो ये जो हेट्रोसिस्ट है वो इस तरह से बनी होती है कि इसमें नाइट्रोजिनेस एंजाइम तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है, इसके कोशिका भित्ति अपारगम्य होती है ऑक्सीजन के लिए। तो ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर पाते हैं। यही कारण है कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी हैं वो धान के खेतों में, जमीनों में, है ना, कुछ पौधों के पत्तियों में, जैसे एजोला नाम का एक टेरिडोफाइटा है उसकी पत्तियों में, या साइकस की जड़ों में ये पाई जाती हैं और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देते हैं, जिससे पौधे को लाभ होता है। बदले में पौधे से ये भोजन प्राप्त करते हैं और आवास प्राप्त करते हैं। तो ये नीले हरे शैवाल हैं। इनके बारे में एक और चीज़ बता दूं कि इनके जो तंतु है, कोशिका है, उनके बाहर आप देख सकते हैं पतला सा लेयर है जिसको श्लेष्मी आक्षद लिखा है।
तो श्लेष्मीय अक्षत का मतलब होता है ये म्यूकस का एक लेयर होता है, ये स्लाइमी लेयर होता है, चिकना चिपचिपा, और ये जल में जब जल के कांटेक्ट में रहता है तब तक ये एकदम चिपचिपा और गीला रहता है। तो इससे क्या होता है कि ब्लू ग्रीन एल्गी सूख नहीं पाता है ना। और अगर सूखा कंडीशन आ जाता है तो भी ये काफ़ी दिनों तक गीला ही रह जाता है और ब्लू ग्रीन एल्गी बचे रह जाता है। तो श्लेष्म अक्षत इनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण एक आवरण है। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिकी, क्लोनीय तथा तंतुमय अलवण जलीय समुद्री अथवा स्थलीय शैवाल हैं। तो इनको समझिए, जैसा मैंने कहा था कि एक कोशी है। पहली बात तो समझिए कि प्रोकैरियोटिक है, इनमें भी केंद्रक वगैरह नहीं है जैसा कि बैक्टीरिया में वैसा, ठीक है। दूसरा ये क्लोनी, क्लोन का मतलब होता है कि ये अपनी कॉपी तैयार करते हैं अपना डिवीजन करके, ठीक है। तंतुमय कॉलोनी है एक्चुअली, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया है, ये कॉलोनीय है। कॉलोनीय का मतलब होता है जो ग्रुप में रहते हैं, ठीक है, या तो ग्रुप में रहेंगे या फिर एक तंतु में रहेंगे, ठीक है, एक थ्रेड में रहेंगे, जैसा अभी थ्रेड मैंने आपको दिखाया। और ये जहाँ पर फ्रेश वाटर रहता है, नमकीन पानी नहीं रहता वहाँ पर, या फिर नमकीन पानी वाले जगहों पर भी, या फिर ये लैंड में भी रहते हैं, जैसे कि धान के खेतों में या इस टाइप के जगहों में ये रह सकते हैं। इनकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा है प्रदूषित जल, तो प्रदूषित जल का ये मतलब नहीं है कि उसमें बहुत ज़्यादा इनऑर्गेनिक प्रदूषण हो, ज़्यादातर ऑर्गेनिक प्रदूषण वाले में, ठीक है, ये फलते फूलते हैं और वहीं पर ये ग्रो भी कर जाते हैं बढ़िया से, ठीक है। बैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक एवं एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को हेट्रोसिस्ट नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थिर कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया नहीं, यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया लिखिए, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया जैसे नॉस्टॉक, एनाबिना, ऑसिलेटोरिया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं हेट्रोसिस्ट नाम की कोशिका के द्वारा, और उसकी विशेषता मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया जैसे विभिन्न अकार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पर जो लिखा है उसको थोड़ा समझ लीजिए। देखिए, धरती में अमोनिया पहुँचता है, दो तरीके से पहुँच सकता है, या तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण द्वारा पहुँचेगा, जैसा हमने कहा ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह है ये नाइट्रोजन को लेकर के अमोनिया बना के छोड़ देते हैं। दूसरा कि जब ये तड़ित चालक होता है, मतलब ये तड़ित होता है, मतलब बिजली चमकती है, उसकी ऊर्जा से हवा की नाइट्रोजन अमोनिया बना के जल में घुल जाती है, वो बादल वाले जल में, और बारिश के साथ ज़मीन पे आती है। तो एनी हाउ अमोनिया जो है ये धरती पे आई है। इस अमोनिया को सबसे पहले नाइट्राइट यानी NO2 में ऑक्सीडाइज किया जाता है, उसके बाद NO3 में ऑक्सीडाइज किया जाता है, जिसको नाइट्रेट कहते हैं। अमोनिया, नाइट्राइट, नाइट्रेट, ठीक है। इसमें कुछ बैक्टीरिया इन्वॉल्व है, यहाँ पर रहता है नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया और यहाँ पर रहता है नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। नाइट्रोसोमोनास और नाइट्रोबैक्टर ये काम करते हैं, जो अमोनिया को नाइट्राइट में और फिर नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। अब इसमें आगे जो लिखा है देखिए, फास्फोरस, आयरन, सल्फर, है ना, तो इसको समझिए। फास्फोरस बैक्टीरिया कौन होते हैं? जो चट्टानों में फास्फोरस बाउंड कंडीशन में रहता है, बंधा हुआ रहता है, उसको घोल करके वो जल में लाते हैं, जमीन में जो जल है उसमें लाते हैं, इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आयरन बैक्टीरिया क्या है? आयरन बैक्टीरिया वे हैं जो फेरस कंपाउंड को, यानी कि Fe+ वाले कंपाउंड को Fe2+ वाले कंपाउंड को Fe3+ वाले कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं। फेरस कंपाउंड को फेरिक कंपाउंड में कन्वर्ट करते हैं और उससे ऊर्जा निकालते हैं। सल्फर बैक्टीरिया सल्फर का ऑक्सीडेशन करते हैं, सल्फर का SO2 में, SO3 में और फिर सल्फ्यूरिक एसिड में ऑक्सीडाइज करते हैं। तो विभिन्न ऑक्सीडेशन प्रक्रियाओं के द्वारा, ऑक्सीकरण प्रक्रियाओं के द्वारा ये अपने ऊर्जा की पूर्ति करते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी बैक्टीरिया इस टाइप का काम करते हैं उन्हें हम रसायन संश्लेषी जीवाणु कहते हैं, क्योंकि ये रसायन को, अकार्बनिक पदार्थों को एक रूप से दूसरे रूप में बदलते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं और उससे इनको ऊर्जा मिलती है। तो स्वपोषी में दो प्रकार के हुए, एक वे जो प्रकाश संश्लेषण करते हैं और एक वे जो रसायन संश्लेषण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण में मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर जो हरे बैक्टीरिया हैं वो प्रकाश संश्लेषण करते हैं, लेकिन उनमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है क्योंकि वो H2S का प्रयोग करते हैं। लेकिन जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया, वो जरूर रिलीज करता है। तो इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, नॉस्टॉक, ठीक है। अब बात करते हैं परपोषी बैक्टीरिया की। परपोषी बैक्टीरिया जो अपना भोजन खुद नहीं बना सकते तो दूसरे से लेते हैं। दूसरा कौन हो सकता है? या तो मरा हुआ हो सकता है,
तो मरे हुए को सड़ाने वाले जनरली बैक्टीरिया और फंगस ही होते हैं, क्योंकि उसमें एंजाइम सीक्रेट कर देते हैं, वो सड़ा देते हैं, उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं और रिसाइकल कर देते हैं। एक तो ये हुआ। तो ऐसे बैक्टीरिया को अपन मृतोपजीवी कहेंगे, है ना, जिसको अपन सैप्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया कह सकते हैं। सैप्रोट्रॉफिक, जो मरे हुए में अपना भोजन लेते हैं। या तो बैक्टीरिया जीवित से लेते हैं, तो अगर जीवित से लेते हैं तो फिर वो परजीवी कहलाएंगे, और ऐसे बैक्टीरिया सामने वाले में बीमारी पैदा कर देते हैं। तो बहुत सारे मानवीय बीमारियां हैं, जैसे कि टीबी है, न्यूमोनिया है, कॉलेरा है, सैकड़ों बीमारियां हैं जो बैक्टीरिया के द्वारा होती हैं। वैसे ही दूसरे जंतुओं में और पादपों में सैकड़ों प्रकार की बीमारियां हैं, और ये बीमारियां उन बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं जिनमें कैप्सूल होता है। अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, कैप्सूल क्या होता है। क्योंकि कोशिका भित्ति के ऊपर एक और कैप्सूल होता है, एक आवरण होता है, उसे कैप्सूल कहते हैं। तो जिनमें होता है वही बैक्टीरिया बीमारी पैदा कर सकते हैं। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये सभी बैक्टीरिया जो या तो मृतोपजीवी हैं या परजीवी हैं, वो सभी परपोषी बैक्टीरिया कहलाते हैं। ठीक है। परपोषी बैक्टीरिया प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। अपघटक होते हैं का मतलब जो मरे हुए को सड़ाते हैं वो अपघटक कहलाते हैं। ठीक है। तो अपघटक में दो ही होते हैं मेनली, एक तो बैक्टीरिया होता है और दूसरा होता है कवक। इन परपोषी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में, देखिए दूध से दही बनाने वाला जो बैक्टीरिया है वो भी एक प्रकार से मृतोपजीवी बैक्टीरिया है, क्योंकि ये दूध क्या है, वो जीवित कोई जंतु तो है नहीं, है ना, ये पादप नहीं है, तो वो डेड ऑर्गेनिक मटेरियल ही कहलाएगा, तो उसको कन्वर्ट करता है ना। प्रतिजैविक, अब ये प्रतिजैविक क्या है समझ लीजिए। एंटीबायोटिक, आपको दो शब्द सुनने को मिलते हैं, एक होता है एंटीबॉडी, ठीक है, एंटीबॉडी जिसको प्रतिकाय कहते हैं, ठीक है, और दूसरा शब्द होता है एंटीबायोटिक, ठीक है, जिसे एंटीबायोटिक जिसे अपन प्रतिजैविक कहते हैं। ठीक है, प्रतिजैविक, ये दो शब्दों का आपको प्रयोग मिलता है जगह जगह, एंटीबॉडी और एंटीबायोटिक, दोनों में अंतर समझ लीजिए। एंटीबॉडी जंतुओं के शरीर में बनता है, जैसे हमारे शरीर में एंटीबॉडी बनता है। कब बनता है? जब कोई बैक्टीरिया है, वायरस है या इस प्रकार का कोई भी रोगाणु है जो बीमारी पैदा कर सकता है, रोग पैदा कर सकता है, वो हमारे शरीर में पहुंचता है तो हमारे शरीर में एक WBC होता है, एक श्वेत रक्तकण होता है जिसका नाम है लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, है ना। वो जो बी लिम्फोसाइट है वो एंटीबॉडी पैदा करता है, और वो एंटीबॉडी उस बैक्टीरिया से जुड़ करके या रोगाणु से जुड़ करके उसको नष्ट कर देता है। तो एंटीबॉडी हमारे शरीर में बनता है, वो गामा ग्लोब्यूलिन नाम के प्रोटीन से बनता है। लेकिन एंटीबायोटिक कहाँ बनता है? एंटीबायोटिक सूक्ष्म जीवों में बनता है, विशेषकर बैक्टीरिया में बनता है। बैक्टीरिया एंटीबायोटिक बनाता है दूसरे बैक्टीरिया को मारने के लिए, क्योंकि अगर दूसरे बैक्टीरिया वहाँ पर ज़्यादा वृद्धि कर जाएंगे तो उस बैक्टीरिया के रहने खाने की प्रॉब्लम चालू हो जाएगी, फूड एंड शेल्टर उसकी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एंटीबायोटिक को सिक्रीट करके दूसरे बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। उसी एंटीबायोटिक को हिंदी में प्रतिजैविक कहते हैं। अब इसका हमारे जीवन में क्या उपयोग है? आप हमेशा सुनते होंगे कि एंटीबायोटिक खा ले, एंटीबायोटिक खा ले, खांसी ठीक हो जाएगी, सर्दी ठीक हो जाएगी, ऐसा सुनते हैं ना। तो एक्चुअली क्या होता है, देखिए, जैसे कि मान लो ये एक बैक्टीरिया है और ये दूसरा बैक्टीरिया है, ठीक है। इस बैक्टीरिया ने एंटीबायोटिक पैदा किया और इस बैक्टीरिया को मार दिया। अब ये बैक्टीरिया आपके शरीर में कोई रोग पैदा करता है, ऐसा वाला बैक्टीरिया है, मान लो ये जो मर गया, ये कौन सा रोग पैदा करता है? मान लो टीबी पैदा करता है या न्यूमोनिया पैदा करता है या टाइफाइड पैदा करता है, जो भी, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, हमको मालूम है कि इस बैक्टीरिया का एंटीबायोटिक इस बैक्टीरिया को नष्ट कर सकता है जो हमें बीमारी पैदा कर रहा है। तो हम इस बैक्टीरिया के पास जाएंगे, उससे एंटीबायोटिक लेंगे और उसको गोली या इंजेक्शन के द्वारा खा लेंगे, ले लेंगे, तो ये बैक्टीरिया नष्ट हो जाएगा जो बीमारी पैदा कर रहा है। इस सिद्धांत पे एंटीबायोटिक काम करता है, ठीक है। तो उसका प्रयोग आजकल बहुत धड़ल्ले से हो रहा है, जैसे आपको पता है। तो ये प्रतिजैविक हो गया। लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं, है ना, जो राइजोबियम बैक्टीरिया है, इसके बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हो। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्यों, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। यह भी मैंने आपको बताया कि सभी प्रकार के जीवों में ये बीमारी पैदा करते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टिटनेस, साइट्रस कैंकर, देखिए ये सब तो मनुष्यों की बीमारियां हैं, है ना। साइट्रस कैंकर ये एक ही है, साइट्रस कैंकर एक ही नाम है ना, ये कामा लगा दिया है। साइट्रस कैंकर क्या होता है,
ये नींबू में पैदा होने वाली एक बीमारी है, जिससे नींबू का जो फल है वो पूरी तरह से सड़ा हुआ टाइप का दिखने लगता है। ठीक है, तो ये बीमारियां हैं जो पौधे की है और ये बाकी बीमारियां मनुष्यों की हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां बैक्टीरिया पैदा करता है। तो ये एक बैक्टीरिया है, इसका ये विभाजन होता हुआ दिख रहा है, देखिए एक विभक्त होता हुआ बैक्टीरिया। तो इसकी कोशिका जो है इस तरह से बीच से विभाजित हो जाएगी और इसका ये जो डीएनए दिख रहा है आपको, ये डीएनए अगर आपको दिख रहा है तो इसकी एक कॉपी होके ये इसमें पहुंच गया है या इसमें से इसमें पहुंचा है जैसा भी है ना, और डिवीजन कर रहा है। बैक्टीरिया जो है उसके अनुकूल परिस्थिति में हर 20 मिनट में एक बार विभाजन कर सकती है। तो कुछ ही घंटों में बैक्टीरिया की करोड़ों कॉपी तैयार हो सकती है। ठीक है, ऐसा हो जाता है। इसीलिए कोई बैक्टीरिया जब हमारे शरीर में अटैक करता है और हमारा शरीर उससे सही ढंग से नहीं लड़ पाया है, तो फिर शरीर में कोई ना कोई बड़ी बीमारी पैदा हो जाती है, छोटी भी हो सकती है, वो बीमारी पैदा हो जाती है। फिर या तो शरीर उसके लिए एंटीबॉडी बना लेती है तो ठीक हो जाता है, अपने आप भी ठीक हो जाता है ना बहुत सारी बीमारियाँ, वो एंटीबॉडी कारण से। या फिर हम दवाई लेते हैं तो जनरली उसमें हम एंटीबायोटिक लेते हैं, उससे ठीक हो जाती है। बैक्टीरिया प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। कभी कभी विपरीत परिस्थिति में ये बीजाणु बनाते हैं। अब ये बीजाणु क्या है देखिए, जैसे मान लो ये एक बैक्टीरिया है, ये अब प्रतिकूल परिस्थिति को झेलने वाला है, तो ये क्या करेगा, अपने डीएनए और थोड़ा सा कोशिका द्रव्य और मुख्य जो भोज्य पदार्थ वगैरह हैं उनके चारों तरफ एक मोटी वॉल बना लेगी अंदर ही अंदर। ठीक है, अब ये कहलाती है एंडोस्पोर या बीजाणु। अब बाहर का पूरा स्ट्रक्चर नष्ट हो जाएगा, सिर्फ बीजाणु बचेगा। अब ये बीजाणु जब अनुकूल परिस्थिति में पहुंचेगा, फूड और शेल्टर जहां पर सही ढंग से हो, टेम्परेचर सही ढंग से हो, तो फिर से ये बीजाणु फट जाता है और अंदर से एक जीवाणु निकलता है और तेजी से विभाजन करके नए जीवाणु बना लेता है। ठीक है, लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिसमें एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण होता है। अब ये क्या चीज़ है देखिए, तो वास्तव में लैंगिक प्रजनन का जो मतलब हम लोग समझते हैं कि इसमें 3 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस, दूसरा इसमें होना चाहिए निषेचन और तीसरा होना चाहिए इसमें अर्धसूत्री विभाजन, दूसरा इसमें गैमीट फॉर्मेशन यानी कि युग्मक निर्माण और तीसरा निषेचन। तो मियोसिस, गैमीट और फर्टिलाइजेशन, ये तीनों चीज होते हैं तो वो लैंगिक प्रजनन है, जिससे एक नया जीव उत्पन्न होता है। लेकिन बैक्टीरिया में लैंगिक प्रजनन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है और न तो बैक्टीरिया की संख्या बढ़ती है। तो क्या होता है, तो एक्चुअली इसमें क्या होता है, मैं आपको इसी फिगर में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए कि मान लो ये एक बैक्टीरिया है और ये एक बैक्टीरिया है, ये दोनों इस प्रक्रिया को करने वाले हैं। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं संयुग्मन या कॉन्जुगेशन। संयुग्मन या कॉन्जुगेशन, इसमें क्या करते हैं, 2 बैक्टीरिया पास में आते हैं, इनके बीच में एक रास्ता बन जाता है, कैनाल, जिसको कॉन्जुगेशन कैनाल कहते हैं, संयुग्मन नलिका। फिर एक बैक्टीरिया में जो डीएनए की स्पेशल कॉपी होती है, जिसको अपन प्लाज्मिड कहते हैं, इसकी एक कॉपी तैयार होकर दूसरे बैक्टीरिया में चली जाती है। ठीक है, अब ये बैक्टीरिया फिर अलग हो जाते हैं। तो एक बैक्टीरिया से डीएनए का कुछ हिस्सा दूसरे बैक्टीरिया में पहुंचता है, इस प्रक्रिया को अपन संयुग्मन कहते हैं। इससे दूसरे बैक्टीरिया को जिसको मिला है उसमें कुछ परिवर्तन आ जाते हैं और वो प्रतिकूल परिस्थिति को झेलने में थोड़े ज़्यादा सक्षम हो जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि बैक्टीरिया में ये जो संयुग्मन है, जिसको हम एक प्रकार से लैंगिक प्रजनन बोल देते हैं, तो है तो नहीं लेकिन बोल देते हैं, ये प्रतिकूल परिस्थिति में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है बैक्टीरिया में। अब माइकोप्लाज्मा की बात करें। माइकोप्लाज्मा, पहली बात ये, इसका नाम पीपीएलओ है। ठीक है, पीपीएलओ का मतलब है प्लूरो, ठीक है, न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब ये क्या है देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। वैसे तो इनके बारे में हम एक बार और फिर से पढ़ेंगे जब हम कोशिका विज्ञान पढ़ेंगे, वहाँ पर बैक्टीरिया के बारे में डिटेल, माइकोप्लाज्मा के बारे में भी हम बात करेंगे। थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर। एक्चुअली जब इसकी खोज हुई माइकोप्लाज्मा की, तो ये ऐसे एक भेड़ में खोजी गई थी, नोकार्ड रॉक्स नाम के साइंटिस्ट के द्वारा। वो जो भेड़ थी, शिप, उसको ना न्यूमोनिया जैसी बीमारी हुई थी, उसमें से खोजी गई। तो ये माइकोप्लाज्मा बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी जैसे कि न्यूमोनिया पैदा करने वाले बैक्टीरिया दिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी। इसलिए इसका नाम भी रख दिया कि प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म जो लंग में न्यूमोनिया पैदा करता है, उसके जैसा दिखने वाला ऑर्गेनिज्म, इसका नाम रख दिया गया। लेकिन ये चूंकि बैक्टीरिया तो नहीं था। दूसरी विशेषता ये है कि ये सबसे छोटे जीव माने जाते हैं, स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म, क्योंकि इससे छोटे वायरस जरूर होते हैं लेकिन वायरस पूरी तरह से जीवित जीव नहीं माने जाते हैं। तो सबसे छोटे जीव इनको माने जाते हैं, जिनको हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। ठीक है,
इनकी एक बड़ी विशेषता क्या है पता है, इनमें सेल वॉल नहीं होती है, बिल्कुल ये बैक्टीरिया जैसी संरचना होती है इनकी, बिल्कुल जीवाणु जैसा। अंतर सिर्फ है कि इनमें एक तो सेल वॉल नहीं होती, कोशिका भित्ति, दूसरी इनमें कशाभिका नहीं होती, इसलिए इनका आकार रूप रंग थोड़ा सा बदलते रहता है, इसलिए इनको प्लांट किंगडम का जोकर कहा जाता है। और माइकोप्लाज्मा जो है बहुत सारी बीमारियां भी पैदा करता है प्लांट्स में, एनिमल्स में जनरली ये प्रजनन तंत्र से संबंधित बीमारियां पैदा करता है, और पादप में जनरली ये बौनेपन की और पीलेपन की बीमारी पैदा करता है। तो ये माइकोप्लाज्मा है जिसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ेंगे और थोड़ा ज़्यादा पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान में। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती हैं। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों और पादपों के लिए रोगजनक होती हैं। तो ये थोड़ा सा बता दिया मैंने, थोड़ा सा और बताया, और थोड़ा बताऊंगा जब मैं कोशिका विज्ञान पढ़ाऊंगा आपको, जैसा मैंने बताया आपको। तो हम 5 जगत पढ़ रहे हैं। 5 जगत में पहला जगत हमने पढ़ा मोनेरा, और मोनेरा में हमने देखा कि सारे प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं, और जो प्रोकैरियोटिक है उसमें 3 होते हैं जैसा मैंने बताया, माइकोप्लाज्मा, जीवाणु और साइनोबैक्टीरिया यानी कि नीले हरे शैवाल। तो इन तीनों के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने अभी इंट्रोडक्शन देख लिया है, इनके बारे में थोड़े ज़्यादा और चीज़ें पढ़ेंगे बाद के चैप्टर्स में। अब दूसरा है प्रोटिस्टा जगत। देखिए अब प्रोटिस्टा हमने क्या बताया था, यह भी एक कोशी है, मोनेरा भी एक कोशी थे लेकिन प्रोकैरियोट थे, प्रोटिस्टा भी एक कोशी है लेकिन यूकैरियोट है। अब यूकैरियोट एक कोशी कोशिकाएं या जीव 2 प्रकार के होते हैं। एक वे जो पौधे जैसे हैं, मतलब जिनमें कोशिका भित्ति है या जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता है, इस टाइप के जीव, ये भी एक कोशी है, जैसे कि वॉलवॉक्स, क्लेमाइडोमोनास है ना, ऐसे डाइटम्स ऐसे। और दूसरे प्रकार के जीव कौन है, जो जंतु जैसे हैं, मतलब जिनमें ना तो कोशिका भित्ति है ना प्रकाश संश्लेषण की क्षमता है ना, तो उनको हम कहते हैं प्रोटोजोआ, जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है ना, ट्रिपेनोसोमा है, ऐसे। तो 2 प्रकार के जीव हम इसमें पढ़ेंगे, है एक कोशी यूकैरियोटिक लेकिन जो प्रकाश संश्लेषण और पादप जैसे हैं, और दूसरे जिसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं है और जो जंतु जैसे हैं। इनको हम 2 श्रेणियों में बांट के पढ़ेंगे प्रोटिस्टा को। सभी एक कोशी यूकैरियोटिक को हम प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखते हैं, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। क्यों? क्योंकि इनमें जो इनमें से हमने जिनको रखा है वो कुछ पादप जैसे हैं, कुछ जंतु जैसे हैं, तो क्या करें, और एक आध तो ऐसे हैं जो फंगस जैसे भी हैं, तो यहाँ रखें कि वहाँ रखें, यहाँ पढ़ें कि वहाँ पढ़ें, ये बड़ा कन्फ्यूजिंग हो जाता है। ठीक है, एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा है वही दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। ठीक बोला ना, एकदम सही बात कह रहा है कि भाई अगर प्रकाश संश्लेषण कर रहा है तो हम उसको पादप में भी रख सकते थे, लेकिन हमने उसको प्रोटिस्टा में रखा क्योंकि एक कोशी है। क्राइसोफाइटा, डाइनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनॉइड, अवपंख कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। अब इनको थोड़ा समझ लीजिए। क्राइसोफाइट कौन है, जैसे कि डाइटम्स हैं। क्राइसोफाइट ये गोल्ड कलर के एक कोशी जीव हैं जो पादप जैसे हैं, है ना, और गोल्ड कलर के। डाइनोफ्लैजिलेट भी गोल्ड कलर के हैं, इनमें 2 फ्लैजिला पाई जाती है। यूग्लिनॉइड में यूग्लिना आता है, इसके बारे में आप जानते हैं। अवपंख कवक, इनको स्लाइम मॉल्ड्स कहते हैं, ये एक कोशी कवक है समझ लीजिए। और प्रोटोजोआ में सारे अमीबा, पैरामीशियम, इनको आप पढ़ते हो, है ना। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य जलीय होते हैं। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक तथा अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, मैं यूकैरियोटिक हैं तो केंद्रक भी है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम, जितने भी झिल्ली वाले अंग हैं जो प्रोकैरियोट में नहीं थे वो यूकैरियोटिक में रहेंगे। ठीक है, कुछ प्रोटिस्टा में कशाभिका और पक्षमाप भी पाए जाते हैं। कशाभिका मतलब फ्लैजिला, जैसे आप यूग्लिना में पढ़ते हो। पक्षमाप मतलब सीलिया, जैसे आप इसमें पढ़ते हो पैरामीशियम में। ठीक है, तो कशाभिका यानी कि फ्लैजिला और सीलिया दोनों पाए जा सकते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज बनाने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। देखिए पहली बात तो अलैंगिक प्रजनन आप समझिए, ज़्यादातर अलैंगिक प्रजनन इनमें कोशिका विभाजन द्वारा होता है। ठीक है, कोशिका संलयन क्या होता है, मान लो एक कोशी जीव है, ठीक है, ये एक कोशी जीव स्वयं युग्मक का काम करने लग गए और आपस में संलयित होकर के एक जाइगोट जैसा बना लिया। ठीक है, तो फिर यही जो है लैंगिक प्रजनन का रूप हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से अलैंगिक और लैंगिक दोनों तरह का प्रजनन आपको देखने को मिलेगा प्रोटिस्टा जगत में। वो तो आखिरी तक देखने को मिलेगा आपको,
बड़े बड़े एनिमल्स, प्लांट्स तक में अलैंगिक प्रजनन होते हैं कुछ प्रकार से। तो पहला है इसमें क्राइसोफाइटा, ठीक है। ये जो है सुनहरे रंग के होते हैं, ज़्यादातर ये समुद्र में ही पाए जाते हैं, है ना। इनको अपन फाइटोप्लैंक्टॉन्स के अंदर रखते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या है, देखिए ये समुद्र में तैरने वाले एक कोशी पादप जैसे जीव हैं जो भोजन प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना सकते हैं, और ये समुद्री जीवों का भी और जूप्लैंक्टॉन्स का भी ये भोजन के बड़े स्रोत होते हैं। और धरती में, समुद्र में जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है उसका 80-90% तक फोटोसिंथेसिस ये डायटम्स और डायनोफ्लेजिलेट मिलके करते हैं, ठीक है। इस समूह के अंतर्गत डायटम तथा सुनहरे शैवाल डेस्मीड्स आते हैं। जरा ध्यान रखेंगे, डायटम क्या है, जो ऐसे दो खोखा के बने होते हैं, एक दूसरे में साबुन का जो बॉक्स होता है ना, ऐसे बंद हो जाता है, उस टाइप के खोखा के बने होते हैं, इसलिए डायटम दो पार्ट होते हैं इसके बॉडी के, ठीक है। ये स्वच्छ जल एवं लवण जल पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन मुख्यतः ये समुद्र में ही ज़्यादा पाए जाते हैं। अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं जनरली, तथा जलधारा के साथ निश्चेष्ट रूप से बहते हैं, है ना। मतलब ये खुद से मूव नहीं कर सकते, तैर नहीं सकते हैं, जैसा जलधारा जिस तरफ बह रहा है ये उस तरफ बहते चले जाएंगे और तैरते रहते हैं, इसलिए इनको फाइटोप्लैंक्टॉन्स कहते हैं। डायटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप दो अतिक्षादित कवच बनाती है। इसमें उसका कोई फोटो तो नहीं है इसलिए मैं नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन जैसा मैंने कहा ऐसा करके एक बड़ा और एक छोटा ऐसा डब्बा टाइप का बना होता है। ये दोनों अलग हो जाते हैं और ये वाला इसके जैसा बना लेता है, ये वाला इसके जैसा बना लेता है। इस तरह से कोशिका विभाजन होता है इसमें, ठीक है। इन भित्तियों में सिलिका होती है जिसके कारण से ये नष्ट नहीं होते हैं, ठीक है। देखिए सिलिका है या कैल्शियम कार्बोनेट है, ये दोनों जीव के मरने के बाद नष्ट नहीं होते, तो ये मिल करके बड़े बड़ी चट्टानें बना लेती हैं। तो यहाँ पर जो चट्टान बनती है सिलिका से, उसे हम कहते हैं डायटोमेशियस अर्थ, या उसी को हम कहते हैं किसेल कॉर। डायटोमेशियस अर्थ या किसेल कॉर, उसको निकाल लेते हैं। कुछ लोग ईंधन की तरह भी प्रयोग करते हैं, और कुछ लोग इसको साउंड प्रूफ दीवार बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। कुछ लोग इसको फिल्टर एजेंट के रूप में, मतलब फिल्टर करने के लिए लिक्विड को किसी को इसका उपयोग करते हैं। इस प्रकार मृत डायटम्स अपने परिवेश या वास स्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इन अवशेष को डायटमी मृदा यानी डायटोमेशियस अर्थ कहते हैं, ठीक है। इसी को अपन किसेल कॉर भी कहते हैं, किसेल कॉर। कर्णमय होने के कारण से इस मृदा का उपयोग पॉलिश करना मतलब घिसने में, तेल तथा सिरप के निस्पंदन में, मतलब उसको साफ करने में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। तो जैसा मैंने कहा मुख्य उत्पादक हैं का मतलब कि समुद्र में जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसकी बात कर रहा है ये। आपको बता दें कि पूरी धरती में जितना प्रकाश संश्लेषण हो रहा है उसका 90% समुद्र में हो रहा है, और समुद्र का जितना हो रहा है उसका 90% डायटम और डायनोफ्लेजिलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इतने ज़्यादा मात्रा में ये पाए जाते हैं, लेकिन उसका उपयोग समुद्री जीव ही करते हैं, उसके ऑक्सीजन का, उसके भोजन का। उसको हमको नहीं मिलता वो ऑक्सीजन भोजन, इसलिए ये जो पेड़ पौधे हैं यही हमारे लिए ऑक्सीजन और भोजन के स्रोत हैं, समझ लीजिए। दूसरा ग्रुप है इसमें डायनोफ्लेजिलेट। जैसा आपने वहां पर कहा था डायटम, दो बॉक्स जैसा ऐसा खोखा, इसलिए डायटम। यहाँ पर डायनोफ्लेजिलेट मतलब दो फ्लेजिला। तो दो फ्लेजिला यहाँ पर अगर आपको दिख रहा है, देखिए, तो एक फ्लेजिला तो आपको स्पष्ट रूप से साइड से निकला हुआ दिख रहा है, एक फ्लेजिला ऐसे ऊपर से निकला रहता है। यहाँ पर दूसरा फ्लेजिला नहीं दिख रहा है, पता नहीं क्यों नहीं छापा है। तो दो फ्लेजिला होते हैं इसमें, इसलिए इसका नाम है डायनोफ्लेजिलेट। बाकी चीज़ें इनकी विशेषताएं जो है डायटम जैसे कुछ कुछ होती हैं। ये जीवधारी मुख्यतः समुद्री एवं प्रकाश संश्लेषी होते हैं। पहली बात है केवल समुद्र में है, डायटम फ्रेश वाटर में भी था, ये नहीं है यहाँ पर। इनमें उपस्थित प्रमुख वर्णों के आधार पीले, हरे, भूले, नीले, लाल दिखते हैं। ये कई प्रकार के दिखते हैं, वैसे ज़्यादातर ये सुनहरे कलर के दिखते हैं। इनकी कोशिका भित्ति की बाह्य सतह पर सेलुलोज की कड़ी पटलिकाएं होती हैं। ये जो प्लेट्स होती हैं इनकी बात कर रहे हैं, इसे प्लेट्स बने हुए हैं, देखिए, है ना। तो ये सेलुलोज की प्लेट्स हैं। अधिकतर डायनोफ्लेजिलेट्स में दो कशाभ होते हैं, फ्लेजिला होते हैं, जैसा मैंने कहा। एक लंबवत ऊपर की ओर, जैसा मैंने अभी बनाया था ऐसा वाला, ठीक है, तथा दूसरा अनुप्रस्थ, ये साइड वाला, जैसा अभी मैंने बताया। ये
अनुप्रस्थ रूप से भित्ति पटलिकाओं के बीच की खांच में उपस्थित होता है, जो बीच में है वहां पर उपस्थित होता है। प्रायः लाल डायनोफ्लैजिलेट की संख्या में विस्फोट होता है, जिससे समुद्र का जल लाल दिखने लगता है। देखिए ये क्या होता है, मैं आपको बताऊं क्या लिखा है। एक्चुअली जब ज्वार भाटा होता है ना, उस समय ये बड़ी संख्या में समुद्र के नीचे से अंदर से निकल आते हैं ऐसे। तो ऊपर में बड़ी संख्या में लाल कलर के निकलते हैं ना, तो समुद्र का पानी लाल दिखने लगता है। इतनी बड़ी संख्या के जीव निकलने से जीव विष के कारण से मछली, अन्य समुद्री जीव मर जाते हैं। उदाहरण गोनीलॉक्स। तो ये जो फोटो छपा है गोनीलॉक्स का है, ये जहरीला होता है। अगर ये ज़्यादा संख्या में ऊपर में आ जाता है तो इनको खाने के कारण से, खाना इसलिए क्योंकि ये जितने भी समुद्री जीव हैं ये ऊपर के सरफेस में जो डाइटम्स वगैरह हैं उनको खाते हैं, उनके साथ ये भी उनके पेट में चले जाते हैं, तो उसके कारण से वो बेचारे मारे जाते हैं। आपको बता दें कि आपने ब्लू व्हेल का नाम जरूर सुना होगा। वो मछली नहीं, स्तनी है, आपको पता होगा, सबसे बड़ी स्तनी है, सबसे बड़ा जीव भी है। वो एक दिन में 10 टन खाना खाती है। वो अपने दांतों से फिल्टर करके खाती है। उसके दांत कंघे जैसे बने होते हैं, उसको बैलिन टीथ कहते हैं। समुद्र में ऐसे तैरती है ना, तो उसी दांत से वो फिल्टर कर लेती है बहुत सारा भोजन और उसको खा लेती है। तो एक दिन में 10 टन, एक टन में 10 क्विंटल यानी 100 क्विंटल खाना। आपका वजन अधिकतम 50-60 किलो है, मतलब आधा क्विंटल वजन आपका है, ठीक है। आपसे डबल में 1 क्विंटल होगा और उसका 100 गुना, मतलब आपके हमारे जैसे इंसान करीब करीब 200 इंसान को एक दिन में खा जाती है वो ब्लू व्हेल। इतना खाना खाती है, ठीक है। और इसी कारण से अब समुद्र में जो प्लास्टिक वगैरह पहुंच रहे हैं ना, वो उनके पेट में चले जाते हैं या मुंह में अटक जाते हैं, तो बहुत सारे व्हेल की मौत भी हो जाती है उससे, ठीक है। ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है पॉल्यूशन की। अब है यूग्लिनॉइड, ठीक है। तो यूग्लिनॉइड का मतलब क्या है? जो यूग्लिना जैसे होते हैं वो यूग्लिनॉइड होते हैं। तो ये यूग्लिना आप देख सकते हैं, इसमें भी 2 फ्लैजेला होते हैं एक्चुअली। एक बड़ा फ्लैजेला तो आपको दिख रहा है, एक छोटा सा फ्लैजेला और होता है, 2 फ्लैजेला है, ठीक है। और बाकी जो दोनों फ्लैजेला हैं यहाँ पर 2 बिंदु जैसे स्ट्रक्चर से निकले होते हैं, जिनको बेसल बॉडी कहते हैं। इसमें केंद्रक भी है, आपको दिख रहा होगा अच्छे से, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया और बाकी सारे सेल ऑर्गेनेल हैं। यूग्लिना की एक बड़ी विशेषता समझिए। यूग्लिना जब सरफेस में रहता है, उसको सनलाइट मिलता है, प्रकाश मिलता है, तो ये प्रकाश संश्लेषी जीव की तरह व्यवहार करता है, प्रकाश संश्लेषण कर लेता है, क्योंकि इसके पास पिगमेंट्स हैं, ठीक है, क्लोरोफिल है। लेकिन जब ये समुद्र के अंदर या पानी के बहुत नीचे चला जाता है और जब इसको सनलाइट मिलना बंद हो जाता है, तब ये मृतोपजीवी की तरह काम करने लगता है। मतलब सड़े गले मरे में से भोजन एब्जॉर्ब करने लगता है, ऑस्मोट्रॉफिक हो जाता है। तो ये प्रकाश में प्रकाश संश्लेषी और अंधेरे में मृतोपजीवी, इसलिए इसको अपन मिक्सोट्रॉफिक कहते हैं। मतलब मिक्स टाइप का ट्रॉफिक है, मिक्स टाइप का भोजन लेता है, ये मिक्सोट्रॉफिक है, ठीक है, यूग्लिना। और दूसरा ये कि यूग्लिना को अपन पादप और जंतु के बीच की कड़ी मानते हैं, दोनों के बीच का संयोजन कड़ी मानते हैं। इनमें से अधिकांशतः स्वच्छ जल में पाए जाने वाले जीवधारी हैं, जो स्थिर जल में पाए जाते हैं, ठीक है। ये बहते हुए पानी में नहीं मिलेंगे आपको, स्थिर जल में तालाब टाइप के जगहों में मिलेंगे। इसमें कोशिका भित्ति की जगह एक प्रोटीन युक्त पदार्थ की परत पेलिकिल पाई जाती है। कोशिका भित्ति नहीं होती, पेलिकिल होती है, प्रोटीन की बनी हुई, और ये इसके कोशिका झिल्ली की थोड़ी सुरक्षा करते हैं, जो इनकी संरचना को लचीला बनाती है, क्योंकि अगर कोशिका भित्ति हो जाएगी तो लचीलापन खत्म हो जाएगा। इनमें से 2 कशाभ होते हैं, जिनमें एक छोटा तथा एक दूसरा लंबा होता है। तो मैंने अभी बता दिया था, देखिए छोटा वाला और एक लंबा वाला, 2 कशाभिका है। यद्यपि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये प्रकाश संश्लेषी होते हैं, लेकिन सूर्य के प्रकाश के नहीं होने पर अन्य सूक्ष्म जीवधारियों का शिकार कर परपोषी का व्यवहार करते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पर जो एनसीईआरटी में लिखा है, दूसरे जीवधारियों का शिकार करते हैं, सूक्ष्म जीवधारियों का, तो ये फैगोसाइटोसिस कर रहे हैं एक प्रकार से, यहाँ पर जो लिखा है। वैसे इसके अलावा जैसा मैंने कहा कि ये सड़े गले मरे से भी अब्जॉर्ब करते हैं, ऑस्मोट्रॉफिक की तरह, है ना। इसलिए आश्चर्यजनक रूप से यूग्लिनाइड में पाए जाने वाले वर्णक उच्च पादपों में उपस्थित वर्णकों के समान होते हैं, उदाहरण यूग्लिना। तो ये मिक्सोट्रॉफिक होते हैं और इनके जो पिगमेंट हैं वो हायर प्लांट के पिगमेंट जैसे हैं। हायर प्लांट्स में जो पिगमेंट होते हैं वो क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी होते हैं, जिसके कारण से वो विजिबल लाइट में बहुत अच्छे से प्रकाश संश्लेषण करते हैं और उसमें पानी का प्रयोग करते हैं, H2O का, जिससे ऑक्सीजन निकलता है। तो ये हायर प्लांट्स की तरह अपना प्रकाश संश्लेषण करने में सक्षम होते हैं यूग्लिना, ठीक है। अब है अवपंक कवक। देखिए अवपंक कवक क्या है, इसको समझ लीजिए। इसको स्लाइम मॉल्ड्स कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, स्लाइम मॉल्ड्स, ठीक है।
इसका मतलब क्या है, देखिए ये एक्चुअली कवक जैसे प्राणी है लेकिन एक कोशी है, इसलिए हम इसको प्रोटिस्टा में पढ़ रहे हैं। लेकिन कवक जैसे है का मतलब क्या है कि ये जो है ऑस्मोट्रॉफिक है, मतलब ये वो है मृतोपजीवी है, ठीक है। और ये सड़े गले मरे पे अपना भोजन करते हैं, मतलब व्यवहार बिल्कुल कवक जैसा, लेकिन एक कोशी है, संरचना कवक जैसा, व्यवहार कवक जैसा, लेकिन संरचना एक कोशी, इसलिए हम इसको प्रोटिस्टा में रखते हैं। दूसरा चीज ये है कि इनकी बॉडी के बाहर जो है, सेल के बाहर एक स्लाइमी लेयर होता है, चिपचिपा, ठीक है, इसलिए इसको स्लाइम मोल्ड कहते हैं। औपंख कवक मृतपोषी प्रोटिस्टा है ना, जैसा मैंने अभी बताया था मृतोपजीवी है। ये सड़ती हुई टहनियों तथा पत्तों के साथ गति करते हुए जैविक पदार्थों का भक्षण करते हैं, सड़े गले मरे को खाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बनाते हैं, प्लाज्मोडियम, ध्यान रखेंगे प्लाज्मोडियम शब्द का प्रयोग इस टाइप की कोशिकाओं के समूह के लिए भी करते हैं। और दूसरा, प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया पैदा करता है, इसके बारे में भी आप समझ लीजिए। तो समूह बनाते हैं प्लाज्मोडियम जो कई फीट तक की लंबाई के हो सकते हैं, मतलब इतने ज़्यादा संख्या में जुड़ जाते हैं, वैसे तो सूक्ष्म जीव हैं, है ना। प्रतिकूल परिस्थिति में ये बिखर कर सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय बनाते हैं। इन बीजाणुओं का परिक्षेपण वायु के द्वारा हो जाता है। तो एंडोस्पोर बनाते हैं जिससे इनके शरीर के, इनके बॉडी के जो मेन कंटेंट है वो उसके अंदर सुरक्षित हो जाते हैं, फिर ये उड़ करके दूसरी जगह पहुंच जाते हैं और अनुकूल परिस्थिति आने पर ये वृद्धि कर जाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ कौन है? वे प्रोटिस्ट जो एनिमल जैसा व्यवहार करते हैं, एक कोशी है एनिमल जैसा। एनिमल जैसा मतलब न तो उनके पास कोशिका भित्ति है, न उनके पास प्रकाश संश्लेषण की क्षमता है, इसलिए ये एक कोशी जंतु समान प्रोटिस्ट हैं जिनको हम प्रोटोजोआ कहते हैं। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम है, ट्रिपेनोसोमा है, लिशमैनिया है। इनमें से कुछ जो है मुक्त जीवी हैं, स्वतंत्र जीवी हैं, और कुछ परजीवी हैं ज़्यादातर, ठीक है, ऐसा है। सभी प्रोटोजोआ परपोषी होते हैं क्योंकि इनके पास प्रकाश संश्लेषण या रसायन संश्लेषण की क्षमता नहीं है, जो परभक्षी अथवा परजीवी के रूप में रहते हैं, ध्यान रखेंगे, है ना। परजीवी में कौन कौन है? जैसे प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया पैदा करता है, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है जो अमीबियासिस पैदा करता है ना, या फिर ट्रिपेनोसोमा है जो स्लीपिंग सिकनेस पैदा करता है, या लिशमैनिया है जो लिशमैनियासिस यानी काला आजार पैदा करता है। तो आपको बता दें कि आज भी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा मौतें हो रही हैं वो मलेरिया से हो रही है, और मलेरिया एक प्रोटोजोआ से होता है, ठीक है। इतना भयंकर बीमारी पैदा करता है ये प्राणियों के पुरातन संबंधी हैं क्योंकि इन्हीं से आगे चल के जंतुओं का निर्माण हुआ है। प्रोटोजोआ को 4 प्रमुख समूहों में बांटा जा सकता है। देखिए, अब पहला है इसमें अमीबीय प्रोटोजोआ, वे जिनके पास चलने के लिए स्यूडोपोडिया होते हैं, है ना, जिसको अपन स्यूडोपोडिया को एक हिंदी में पता नहीं एक शब्द है कूटपाद, यस, कूटपादों के द्वारा, ये जैसे अमीबा है तो इनके पास स्यूडोपोडिया बनते हैं ना, तो स्यूडोपोडिया के द्वारा जो प्रचलन करते हैं वो अमीबी प्रोटोजोआ है। इनका आकार फिक्स नहीं होता है, बदलते रहता है, इसलिए इनको अमीबिक कहते हैं, ठीक है। ये जीवधारी स्वच्छ जल, समुद्री जल, नम मृदा में पाए जाते हैं। कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं और प्रचलन करते हैं। इनके समुद्री प्रकारों की सतह पर सिलिका के कवच भी हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि समुद्र में इनकी सुरक्षा की ज़्यादा जरूरत होती है, तो सिलिका, है ना। इनमें से कुछ जैसे एंट अमीबी परजीवी होते हैं, ठीक है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिटिका है जो आंव नाम का बीमारी पैदा करता है, अमीबियासिस। इसमें कोलन को ये खाते रहते हैं, अंदर में कोलन जो हमारे बड़ी आंत का पार्ट है कोलन, उसकी दीवार को खाते हैं, वहाँ घाव हो जाता है, वहाँ से रक्त निकलता है और वो मल पदार्थ के द्वारा रक्त बाहर आता है, तो उसी को हम अमीबियासिस कहते हैं। दूसरा है कशाभिकी प्रोटोजोआ, जिसमें कशाभिका होती है, जैसे ट्रिपेनोसोमा है ना। ट्रिपेनोसोमा ये एक बीमारी पैदा करता है जिसको अपन स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, निद्रा रोग, ठीक है, और इसमें व्यक्ति सो जाता है और फिर नहीं उठ पाता है हमेशा के लिए, ठीक है। तो इनमें कशाभिका पाई जाती है। इस समूह के सदस्य स्वच्छंद अथवा परजीवी हो सकते हैं। इनके शरीर में कशाप पाया जाता है। परजीवी कशाभी प्रोटोजोआ बीमारी कारण है जिनमें निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। बड़ा बढ़िया शब्द भी इस्तेमाल किया है, निद्रा रोग एक्चुअली,
स्लीपिंग सिकनेस ट्रिपेनोसोमा गैम्बियंस के द्वारा होता है और उसको फैलाता है एक मक्खी, उसका नाम है सीसी फ्लाई, TSE सीसी फ्लाई, ग्लोसिनिया पाल्पेलिस। वो भारत में नहीं है, ठीक है, वो अफ्रीका में है। इसलिए अगर आपको नींद आती है कभी ज़्यादा तो आप बिना डरे सोइए, कोई दिक्कत नहीं। और आप हर 3 घंटे में 1 घंटे की नींद लीजिए। जैसे आप ज़्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं तो आप पढ़ते पढ़ते 2 घंटा 3 घंटा हो गया तो आप उसके बाद 1 घंटे सो जाइए, फिर उठिए, फिर थोड़ा सा आँख मुँह धो लीजिए, फिर पढ़िए, फिर 3 घंटे पढ़िए, फिर 1 घंटे सोइए। हर 3 घंटा 2.5 घंटा 3 घंटे में आपको 1 घंटे की नींद लेनी चाहिए। तो जो 3 घंटे आप पढ़ोगे ना नींद लेने के बाद, वो आपको पूरा याद हो जाएगा। लेकिन आप बोझिल दिमाग में एकदम पढ़ते रहोगे, नींद आ रही है पढ़ते रहोगे, आप नहीं पढ़ पाओगे। लेकिन रात में मैं आपको बताऊं, अगर रात में आप पढ़ रहे हो तो फिर आप बीच में नहीं सो सकते, क्योंकि अगर रात में आपने बीच में सोने का प्रयास किया तो आप रात भर सो जाओगे। तो ज़्यादा अच्छा है कि रात में आप 11-12 बजे तक ही पढ़िए, उसके बाद सुबह उठ जाइए 6 बजे 7 बजे, और फिर 3 घंटे पढ़ के फिर 1 घंटे 2 घंटे सो जाइए, फिर 3 घंटे पढ़िए, फिर 1 घंटे सो जाइए। दिन भर में आप ये स्टेप लीजिए। रात में आप 12 बजे से ज़्यादा मत पढ़िए, लेकिन दिन में आप तब पढ़िए जब आपके यहाँ कोई डिस्टर्ब नहीं करता हो, है ना। अगर डिस्टर्ब करते हैं तब तो आपको रात में ही पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट है पक्षमाभी प्रोटोजोआ, मतलब जिसमें सीलिया होता है, जैसे पैरामीशियम है, ठीक है। अब इसमें पैरामीशियम के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे कि ये मान लो ये पैरामीशियम है, ठीक है। तो पैरामीशियम में यहाँ पर एक साइटोस्टोम होता है, ठीक है, और ये सीलिया के द्वारा जो जल की एक धारा इसके अंदर भेजता है, और जल की धारा यहाँ से फिल्टर होकर बाहर निकल जाती है, और जो भोज्य पदार्थ हैं छोटे मोटे सूक्ष्म जीव वगैरह, वो अंदर इनके कोशिका द्रव्य में चले जाते हैं, और उसमें ये इस तरह से एक जो है खाद्य धानी बना लेते हैं, फूड वैक्यूल, उसके अंदर ये फूड रहता है। फिर ये ऐसे साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट द्वारा घूमने लगते हैं और ये डाइजेशन होने लगता है, लाइसोसोम इससे जुड़ जाते हैं, डाइजेस्ट करने लगते हैं, ठीक है। इस तरह से भोजन करते हैं। और फिर जो बिना पचित पदार्थ है वो यहाँ पर एक साइटोपाइस करके होता है, उससे बाहर निकल जाता है। तो देखिए एक कोशिका है, उसमें आपको एक तो मुंह जैसा, माउथ जैसा एक साइटोस्टोम दिख रहा है, जिसको साइटोफेरिक्स, अंदर वाले भाग को साइटोफेरिक्स कहते हैं। फेरिक्स मतलब ग्रसिका, भोजन करने के लिए। और बाहर निकालने के लिए जैसे हमारों में एनस होता है गुदाद्वार, वैसे इन लोगों में साइटोपाइस होता है। ये एक विशेषता है। दूसरी विशेषता इसमें आप एक चीज और देखिए, इनके पास ऑस्मो रेगुलेशन के लिए कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं। अब ये क्या चीज होता है देखिए, ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है कोशिका में या शरीर में जल की मात्रा का नियंत्रण। जल की मात्रा सही ढंग से होना चाहिए। हमारे शरीर में किडनी के द्वारा ये काम किया जाता है। ज़्यादा जल हो जाता है तो यूरिन में निकाल देते हैं, कम जल हो जाता है तो रोक लेते हैं, यूरिन कम हो जाता है। इनके शरीर में एक विशेष प्रकार का जो है वैक्यूल बनता है, जिसको संकुचनशील धानी या कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कहते हैं। ऐसा करके रहते हैं ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। तो अगर ये स्वच्छ जल में रहते हैं उस समय इनके शरीर में अंतःपराशरण द्वारा जल घुसता है, जल एंटर करता है, प्रवेश करता है। तो वो जल जो है ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल में भर जाते हैं, ये फूल जाते हैं और पिचक के सारे जल को बाहर फेंक देते हैं। तो इस तरह से इनके शरीर में जल की मात्रा ज़्यादा नहीं हो पाती है। तो जब ये फ्रेश वाटर में रहते हैं, स्वच्छ जल में, तभी ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल विकसित होते हैं। अगर इनको समुद्र जल में डाल देंगे तो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं विकसित होते, विलुप्त हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर जल अंतःपराशरण द्वारा बाहर अंदर नहीं जाता है, बल्कि बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो उसको रोकने की जरूरत पड़ती है, निकालने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये 2-3 विशेषताएं इन लोगों में देखने को मिलता है। तो पक्षमाभी प्रोटोजोआ यानी सीलिया वाले यानी पैरामीशियम जैसे, ये जली तथा अत्यंत सक्रिय गति करने वाले जीवधारी हैं, क्योंकि इनके शरीर पर हजारों की संख्या में पक्षमाभ पाए जाते हैं, सीलिया पाए जाते हैं। इनमें एक गुहा यानी ग्रसिका होती है, जो कोशिका की सतह के बाहर की तरफ खुलती है, और इसके द्वारा ये भोजन करते हैं। कैसे करते हैं? तो सीलिया की लयबद्ध गति के कारण जल से पूरित भोजन गलेट की तरफ, गलेट मतलब ये जो गला होता है गलेट, है ना, की तरफ भेज दिया जाता है, मतलब वही साइटोस्टोम की तरफ। उदाहरण है इसमें पैरामीशियम, है ना। तो ये इसका एक प्रकार है प्रोटोजोआ का, पैरामीशियम या पक्षमाभी प्रोटोजोआ। और लास्ट जो इसका टाइप है वो है स्पोरोजोआ। इनमें किसी प्रकार का भी जो है गति करने के लिए कोई भी अंग नहीं होता। जैसे अभी तक आपने देखा, या तो स्यूडोपोडिया है या फ्लैजेला है या सीलिया है, लेकिन स्पोरोजोआ में नहीं है कोई, ये अगतिशील है। इनमें से कुछ जो है ये बीमारी पैदा करने वाले परजीवी हैं। जैसे आपका जो प्लाज्मोडियम है वो मलेरिया पैदा करता है, आपको पता होगा, है ना। तो इस तरह के जीवधारी हैं, गति नहीं करते हैं लेकिन बीमारी पैदा करते हैं।
इस समूह में स्पोरोजोआ में वे विविध जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। ठीक है, इनमें सबसे कुख्यात प्लाज्मोडियम है जो मलेरिया परजीवी है। इसके कारण से मानव की जनसंख्या पर आघात पहुंचाने वाला प्रभाव पड़ता है। आज भी पूरी दुनिया में करीब 10 लाख लोगों की मौत हर साल इससे हो जाती है, मलेरिया से। सबसे ज़्यादा मौतें मलेरिया से है, इवन एड्स से भी ज़्यादा है। सेकंड नंबर में आपका हेपेटाइटिस आता है, पीलिया। ठीक है, हेपेटाइटिस ए बी है ना, इनसे। और एड्स का नंबर चौथे पांचवें में आता है। ठीक है, और अभी कोरोना वायरस फैला है जिससे दुनिया में लाखों मौतें हो रही हैं। ये अप्रैल मई चल रहा है, मई आ गया है। अप्रैल मई में बहुत तेज़ी से मार्च अप्रैल मई ये 3 महीना ऐसा है जिसमें पूरी दुनिया में कोरोना वायरस 2020 में ये फैला हुआ है। अब आप मेरा वीडियो कब देख रहे हैं, अगर आप बाद में किसी साल में देख रहे हैं तब तक कोरोना ठीक हो चुका होगा, लेकिन मैं आपको आज की घटना बता रहा हूँ कि कोरोना बहुत भयंकर टाइप से फैला हुआ है। पूरे भारत में, पूरे विश्व में लॉकडाउन चल रहा है। हर कोई घर में घुसा पड़ा है, बाहर भी नहीं निकल रहा है। इस टाइप की स्थिति हो गई है। अगर अभी आप वीडियो देख रहे हैं मतलब इसी समय, तब तो आपको पता है, लेकिन अगर बाद में किसी साल में देख रहे हैं तो फिर आपको ये बारे में सुनने को मिल रहा होगा। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पर महसूस कर रहे हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, है ना। अगले क्लास में हम नेक्स्ट वाला जो आपका है ये फंगाई मतलब कवक जगत, ये हम पढ़ेंगे और ये टॉपिक फिर इससे ख़त्म होगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में दोस्त, है ना। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, जिससे अगले वीडियो के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है मित्र, मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।